जय हिंद माय फ्रेंड्स। आज हम ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक समझने जा रहे हैं, जियोमॉर्फोलॉजी का। जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम जो है एक टॉपिक पढ़ते हैं, वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन जो है पढ़ा जाता है अर्थ के इंटीरियर को जानने के लिए। अर्थ के इंटीरियर का ये डायरेक्ट सोर्स होता है अर्थ के इंटीरियर को जानने का, तो उसी के लिए हम अध्ययन करते हैं। बेसिकली ये टॉपिक जो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ से है, जिसका सब टॉपिक है वोल्केनिक इरप्शन। इस टॉपिक को हम समझने वाले हैं और इस वीडियो की रूपरेखा रहने वाली है वोल्केनिक इरप्शन क्या होता है, लावा कितने प्रकार का होता है, वोल्केनिक इरप्शन का हम क्लासिफिकेशन किस आधार पर करते हैं और कितने प्रकार से होता है, और वोल्केनिक इरप्शन से जो अर्थ के सरफेस पर या हमारे वायुमंडल में जो प्रभाव आते हैं, इन प्रभावों को हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर हम माने कि ये हमारी अर्थ है और अर्थ के इंटीरियर के बारे में अगर हम बेसिक जानकारी लें, तो हम एक अर्थ का एक पार्ट टुकड़ा अगर हम यहाँ काट के लेके आएँ और देखें कि अर्थ के इंटीरियर में, अर्थ के आंतरिक परतों में क्या क्या होता है, तो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट जो होते हैं, इन लोगों ने अर्थ के इंटीरियर को जो है 3 क्रस्ट में डिवाइड किया है। किस हिसाब से, किस बेस पर डिवाइड किया जाता है, ये सब चीज़ें हम नहीं समझने की, हम बेसिक चीज़ जानेंगे जितना हमें इस टॉपिक के लिए अभी ज़रूरत है। तो अर्थ का जो इंटीरियर है, इसकी 3 लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपरी लेयर हम जानते हैं क्रस्ट को, 0 से लेकर 200 किलोमीटर तक। उसके बाद में 2900 किलोमीटर तक होती है मेंटल। मेंटल हमारी 2 भाग में जो है बांटी जाती है, एक होता है अपर मेंटल, एक होता है लोअर मेंटल। और तीसरी हमारी अर्थ की जो इंटरनल लेयर होती है, इसको जानते हैं हम कोर के नाम से। ये जो क्रस्ट है ये सियाल से बनी होती है, मेंटल हमारी सीमा से बनी होती है, और कोर जो है हमारी नीफे से बनी होती है। दरअसल अर्थ के एलिमेंट, अर्थ के अंतर्गत, अर्थ के इंटीरियर पार्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिनसे मिलकर अर्थ बनी हुई होती है। और हमारी अर्थ क्रस्ट और जो मेंटल है, इसमें सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, वो सैंड और सिलिका की होती है, एल्यूमिनियम की होती है, मैग्नीशियम की होती है। ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो ये हमने समझा कि अर्थ के इंटीरियर में 3 क्रस्ट होती हैं। अगर हम इसे और थोड़ा डेप्थ में जाने तो ये जो 200 किलोमीटर तक का एरिया है, क्रस्ट का जो है कुछ पार्ट, यानी कि ऐसा पार्ट जो क्रस्ट प्लस अपर मेंटल का अपर पार्ट, यानी कि क्रस्ट और अपर मेंटल का जो अपर पार्ट होता है, ये मिलके बनाते हैं लिथोस्फीयर को, जिसे हम कहते हैं स्थल मंडल, लिथोस्फीयर। लिथ यानी कि स्थल, भू परपटी, भू पार्ट, और इसके नीचे का जो पार्ट होता है हमारा मेंटल का, इसको हम जानते हैं एस्थेनोस्फीयर के नाम से। दुर्बल मंडल के नाम से। ये जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर की जो अवस्था होती है वो ठोस होती है, ये सॉलिड होती है। और ये जो है दुर्बल मंडल हमारा एस्थेनोस्फीयर, ये जो है सेमी सॉलिड होती है। ये सेमी सॉलिड क्यों होती है? दरअसल अर्थ के इंटीरियर में बहुत सारे जो है हमें एक्टिव जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है वो पिघली हुई अवस्था में जो अर्थ के इंटीरियर को है वो लिक्विड फॉर्म में कर देती है उसको। तो ये यहाँ पर कुछ सॉलिड पार्ट होता है, कुछ जो है लिक्विड पार्ट होता है, मिलकर तो सेमी सॉलिड बनता है। अब दरअसल इसका प्रभाव क्या होता है? इसका प्रभाव ये होता है, क्योंकि हमने समझा अभी कि लिथोस्फीयर है ये कैसा है, ये ठोस अवस्था होती है इसकी, और एस्थेनोस्फीयर की हमारी क्या होती है, सेमी सॉलिड। ये लिथोस्फीयर है।
ये कैसी है? सॉलिड। और अर्थ के इंटीरियर का जो दूसरा पार्ट होता है, मेंटल का ही पार्ट होता है वो, जिसको हम कह रहे हैं क्या? एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर, दुर्बल मंडल, ये होता है सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड क्यों होता है ये मैं बता चुका हूँ। अब होता क्या है, क्योंकि ये सेमी सॉलिड है तो एक प्रकार से जैसे कि हम समुद्र के अंतर्गत जहाज लेके जाते हैं, तो ये जो लिथोस्फीयर है ये एस्थेनोस के ऊपर तैर रही होती है, ये तैरती है। अब सीधी सी बात है, अगर आप जो है बरसात में कभी आप लोगों ने नाव बनाई होगी और उस नाव को जो है बरसात के पानी में रखा होगा, तो वो क्योंकि पानी नीचे लिक्विड होता है और जो हमारी कागज़ की नाव होती है वो कागज़ जो है ठोस अवस्था में होता है, तो उसके साथ पानी के बहाव के साथ वो तैरती है। ठीक वैसे ही जो है हमारे एस्थेनोस्फीयर के ऊपर जो है लिथोस्फीयर यानी कि जो हमारा स्थल मंडल है ये तैर रहा होता है। क्यों? क्योंकि एस्थेनोस्फीयर जो है सेमी सॉलिड अवस्था में है। सेमी सॉलिड अवस्था में ये इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं अर्थ के इंटीरियर में, जो पिघलाने का काम करते हैं अर्थ के एलिमेंट को। तो ये हमने अर्थ के इंटीरियर की बेसिक जानकारी जो थी हमने ले ली। अब हम उस स्थिति में हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं कि वोल्केनिक इरप्शन क्या होता है, किस तरीके से वोल्केनिक इरप्शन होता है और इसका प्रभाव क्या होगा। दरअसल वोल्केनिक इरप्शन जो है, हम वोल्केनिक इरप्शन को एज अ यूज करते हैं डायरेक्ट सोर्स ऑफ अर्थ इंटीरियर। यानी कि अगर आपको अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानकारी चाहिए या आपको रॉक की स्टडी करनी है, अर्थ के इंटीरियर की स्टडी करनी है, तो आपको जो है अध्ययन करना चाहिए वोल्केनिक इरप्शन को। चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारी जो है अर्थ लिथोस्फीयर है यानी कि क्रस्ट है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्रस्ट, लिथोस्फीयर, लिथ लिखते हैं केवल। ये सॉलिड अवस्था है। ये यहाँ पर मैं पेड़ लगा देता हूँ जिससे पता रहेगा कि हम कहाँ पर हैं, अर्थ के क्रस्ट पर हैं। और ये जो अर्थ का इंटीरियर पार्ट होता है मेंटल का, जिसे हम बोल रहे थे क्या, दुर्बल मंडल या एस्थेनोस्फीयर, ये जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है। अब समझते हैं वोल्केनिक इरप्शन क्या होता है। अब देखिए, ये जो है अर्थ के इंटीरियर के अंतर्गत यहाँ पर जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं। और ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं यहाँ पर जो है अर्थ के इंटीरियर के अंतर्गत पिघलाने की अवस्था में रखते हैं जो एलिमेंट्स होते हैं उनको। इससे क्या होता है, ये अवस्था बहुत गर्म होती है और जब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा हीट अप होगी तो उससे जो है कन्वेक्शनल करंट होती हैं, कन्वेक्शनल करंट जो है चलती हैं। तो अर्थ के इंटीरियर में जो पिघला हुआ एलिमेंट होता है, पिघली हुई अवस्था में जो लिक्विड अवस्था में जो पदार्थ होते हैं, ये कन्वेक्शन करंट की फॉर्म में कई बार जो है क्रस्ट को तोड़कर ऊपर आने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से ये कन्वेक्शनल करंट चलती हैं ऊपर की तरफ, और ये कई बार जो है अर्थ के क्रस्ट को तोड़ के ऊपर आने का प्रयास करते हैं। क्योंकि अर्थ के इंटीरियर में और बहुत ज़्यादा जो है आंतरिक प्रक्रियाओं के कारण बल लगता है अर्थ के क्रस्ट पर। अब होता क्या है, ये जो है, ये जो पिघली हुई अवस्था में एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इसको हम कहते हैं मैग्मा। मैग्मा, मैग्मा क्या है? बेसिकली अर्थ के जो एलिमेंट्स हैं, अर्थ के जो पृथ्वी के तत्व हैं, इसके तत्व जो है पिघली हुई अवस्था में जब अर्थ के इंटीरियर में होते हैं तब वो मैग्मा कहलाते हैं। ड्यू टू कन्वेक्शनल करंट एंड जो पृथ्वी के आंतरिक बल होते हैं, ये इसको बाहर भेजने का प्रयास करते हैं। जब बहुत ज़्यादा बल लगता है, बल क्यों लगता है, कैसे लगता है, ये प्लेट टेक्टोनिक में भी हम पढ़ते हैं। और प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है ये हमने पिछली वीडियो में जान लिया था, उसको देखना पड़ेगा। तो ये जो है, जब मैग्मा यानी कि पिघली हुई अवस्था पृथ्वी की आंतरिक बलों के कारण कन्वेक्शनल करंट की फॉर्म में जब आगे ऊपर बढ़ते हैं, तो कई बार ये क्या होता है, अर्थ के क्रस्ट को तोड़कर धीरे धीरे बाहर आने लगता है। और एक समय ऐसा आता है जब ये बहुत तेज़ी से बाहर आ जाता है, अर्थ के इंटीरियर से क्रस्ट पर आकर जमा होने लगता है। तो
वोल्केनिक इरप्शन क्या हुआ? वोल्केनिक इरप्शन जब पृथ्वी के आंतरिक भागों से मैग्मा आंतरिक बलों के कारण, आंतरिक इंटरनल फोर्स के कारण पृथ्वी के क्रस्ट पर या लिथोस्फीयर के ऊपर आके जमा हो जाए, तो उसको हम कहते हैं वोल्केनिक इरप्शन। अब वोल्केनिक इरप्शन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है लावा। पृथ्वी के क्रस्ट पर क्या जमा होता है? आके लावा। यानी कि जब ये पिघली अवस्था में पदार्थ थे पृथ्वी के अंदर तब मैग्मा थे, और जब ये पृथ्वी के बाहर आकर जमा हो गए ड्यू टू कन्वेक्शनल करंट एंड इंटरनल फोर्स ऑफ द अर्थ इंटीरियर, तो इसलिए जो है इसको हम कह देते हैं लावा। अब जो है हम सबसे पहले लावा को समझते हैं, और लावा किस तरह कितने प्रकार का होता है इसको समझेंगे, उसके बाद में हम जो है वोल्केनिक इरप्शन को हम समझ लेंगे अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं। लावा जो है, लावा के अंतर्गत सैंड या सिलिका, सैंड या सिलिका की जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी कितनी है, इस क्वांटिटी या मात्रा के आधार पर हम लावा को क्लासिफाई करते हैं। लावा बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक तो होता है एसिडिक लावा, यानी कि ऐसा लावा जिसके अंतर्गत सैंड की मात्रा, रेत की मात्रा अत्यधिक हो। जब रेत बहुत ज़्यादा होगा, अत्यधिक होगा, तब हम उसे कहेंगे एसिडिक लावा। और जब सैंड की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होगी तो उसे हम कहेंगे क्या? उसे कहते हैं हम बेसिक लावा, क्षारीय लावा। तो हमने जो है दो चीज़ समझी यहाँ पर, वोल्केनिक इरप्शन की बेसिक डेफिनेशन कि वोल्केनिक इरप्शन क्या है, और दूसरा हमने लावा के प्रकार को क्लासिफाई किया। लावा कितने प्रकार का होता है, सैंड की मात्रा के आधार पर ये डिसाइड किया जाता है, जो है एसिडिक लावा होगा और क्षारीय लावा होगा, बेसिक लावा होगा। अब तो हम लावा को थोड़ा सा और पढ़ते हैं, समझते हैं। अगर मान लीजिए वोल्केनिक इरप्शन के दौरान हमारा लावा जब बाहर निकलता है और उसमें रेत की मात्रा अगर अलग अलग है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वोल्केनिक इरप्शन के अंतर्गत, समझते हैं। मान लेते हैं हम, सबसे पहला केस है कि लावा जो है, लावा हमारा एसिडिक है। एसिडिक लावा क्या है? क्या है इसके अंतर्गत? जो रेत है, रेत की मात्रा, क्वांटिटी, सैंड की मात्रा जो है अधिक है। अगर सैंड की मात्रा अधिक होगी तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? जो लावा है, लावा की जो विस्कस है, जो लावा की श्यानता है, विस्कस है, लावा जो होगा वो विस्कस अधिक होगा। अगर मान लीजिए विस्कोसिटी उसकी अधिक हो जाएगी तो जो लावा का फ्लो है, जो बहाव है, बहाव जो है वो फ्लो कम हो जाएगा। और सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए कोई चीज़ का बहाव कम है, वो कम क्षेत्र में फैलेगा, और जब वो कम क्षेत्र में फैलेगा तो एक जगह इकट्ठा होने का प्रयास करेगा। तो जब फ्लो कम होगा तो यहाँ पर क्या होता है, फ्लो कम होने के कारण जो वोल्केनिक इरप्शन जब होगा तो ये इरप्शन जो है बहुत एक्सक्लूसिव होगा। यानी कि वोल्केनिक इरप्शन में अगर लावा हमारा एसिडिक है तो जो इरप्शन है वो विस्फोट के साथ होगा, बहुत तेज़ी से विस्फोट होगा। और अगर विस्फोट तेज होगा तो लावा जो है कम क्षेत्र में फैलता है। मान लीजिए जो है ये अर्थ के क्रस्ट है और यहाँ से जो है लावा निकलना बाहर हुआ, ये तो विस्फोट बहुत तेज़ी से होगा तो वो अत्यधिक ऊंचाई ग्रहण करेगा, उसका फैलाव जो है, उसका फ्लो कम हो जाएगा, कम दूरी पे फैलेगा। तो इससे क्या होता, अगर विस्फोट जब तेज़ी से होता है और ऊंचाई बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है तो जब लावा एसिडिक होगा और वोल्केनिक इरप्शन के दौरान जो लैंड फॉर्म होंगे वो भी हमारे कैसे बनेंगे,
कौन टाइप के लैंडफॉर्म बनेंगे। अब लैंडफॉर्म को हम समझेंगे अलग से, यहाँ पर थोड़ा समझ लेंगे। तो लैंडफॉर्म कैसे होंगे, हमारे कौन बनेंगे, क्यों बनेंगे, क्योंकि फ्लो बहुत कम था और विस्फोट जो था बहुत तेज़ी के साथ में हुआ था। और जो इस तरीके का जब लावा हमारा जो है बहुत तेज़ी के साथ बाहर निकलेगा अर्थ के इंटीरियर से, क्रस्ट के ऊपर, तो इस प्रकार के जो इरप्शन होगा, हम इरप्शन की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, हालांकि इसे अभी पढ़ेंगे। जो इरप्शन होगा वो सेंट्रली होगा, सेंट्रली इरप्शन होगा। अब मान लेते हैं सेकंड केस जो है हमारा क्या है, सेकंड केस है अपना लावा जब बेसिक हो, क्षारीय लावा हो। क्षारीय लावा, मैंने बताया क्षारीय लावा कैसा लावा, ऐसा लावा जिसके अंतर्गत जो है रेत की मात्रा क्या है, सैंड की मात्रा जो है कम है। अब ये कितने परसेंट कितना होता है, ये सब जानने का फैक्चुअल नॉलेज जो है नहीं पूछा जाता, इसकी पंचायत हम नहीं करेंगे कि 2% होगा, 70% होगा या 60-65 जो भी है, इस पे हम बात नहीं करेंगे, ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो जाएगा। फिर अगर क्षारीय लावा है तो इससे क्या होगा, इसकी जो विस्कस है, जो श्यानता है, इसकी विस्कस कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब मान लीजिए आप दूध लो, अगर आप दूध है और मान लीजिए दूसरा दही है, तो जब आप दूध और दही को फेंकोगे तो उसमें फैलाव किसका होगा, ज़्यादा दूर तक वो दूध का होगा, क्योंकि वो मोर लिक्विड होता है। तो वैसे ही यहाँ पर जो क्षारीय लावा होता है उसकी श्यानता या विस्कस उसकी कम हो जाती है, और विस्कस कम होगी तो उसका जो फ्लो है वो कम, बहुत दूर तक होता है। यानी कि यहाँ पर जो है फ्लो जो है उसका बहाव जो है बढ़ जाता है, और जब फ्लो इसका बढ़ जाता है, जब बहाव इसका बढ़ जाता है, तो जो इरप्शन है, वोल्केनिक इरप्शन है, ज्वालामुखी उद्भेदन है, ये कैसा होगा, ये होगा कम विस्फोट के साथ। विस्फोट ना के बराबर, बहुत धीरे से लावा बाहर निकलेगा। और जब विस्फोट हल्का होता है तो इसके कारण जो है जो लैंडफॉर्म बनते हैं वोल्केनिक इरप्शन से, ये बनते हैं किस तरीके के बनेंगे, ये बनेंगे हमारे प्लेटू टाइप। जैसे कैप्टन अमेरिका की शील्ड होती है ना, शील्ड जब हम पढ़ते हैं शील्ड क्या होता है, वो एक प्रकार का लैंडफॉर्म है जो वोल्केनिक इरप्शन से बनता है, तो ये शील्ड टाइप बन जाएंगे। जैसे कि इंडिया का डेक्कन प्लेटो जो है इसी प्रकार के लावा से बना है, क्षारीय लावा से बना है, क्योंकि वो बहुत दूर तक फैला हुआ है। तो हमने फ़िलहाल जो है 2 चीज़ जान ली हैं इस अब तक। वोल्केनिक इरप्शन क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन जान ली, अर्थ के इंटीरियर की बेसिक नॉलेज हमने ले ली जो हमें ज़रूरत थी यहाँ पर इस टॉपिक के साथ। टाइप ऑफ लावा जो है हमने समझ लिया है, कितने प्रकार का लावा होता है और किस तरीके का उससे उद्भेदन होता है। अब हम समझेंगे वोल्केनिक इरप्शन का जो है क्लासिफिकेशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वोल्केनिक इरप्शन। अगर हम वोल्केनिक इरप्शन की बात करें तो ये आपको 2 प्रकार से हम क्लासिफाई कर सकते हैं इसको। एक तो हम क्लासिफाई कर सकते हैं इस आधार पर कि इरप्शन कैसा था। अगर हम बात करें इरप्शन कैसा था और क्यों होगा ये भी हम जानेंगे, तो इरप्शन के आधार पर इस जो है एक सेंट्रली इरप्शन होता है। जब लावा, मैंने बताया था कि लावा अगर एसिडिक है तो सेंट्रली इरप्शन हो जाएगा। और मान लीजिए लावा जो है कैसा है, अपना बेसिक है, तो फिशर इरप्शन होगा। फिशर मतलब बहुत कम विस्फोट के साथ। तो इसे हम 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम समझेंगे किस तरीके से होगा। दूसरा हम समझ लेते हैं, अगर हम ये देखें कि कब इरप्शन हुआ, कब इरप्शन हुआ, वोल्केनिक इरप्शन की टाइमलाइन क्या है, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट क्या है। अगर हम इस आधार पर डिवाइड करें तो 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं वोल्केनिक इरप्शन को। एक होता है एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो इरप्शन कब हुआ, अगर हम बात करें पास्ट कैसा रहा उसका
प्रेजेंट वर्तमान कैसा रहा, वर्तमान में क्या इरप्शन है उसमें, या उसका फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है। इस आधार पर जब हम डिवाइड करते हैं वोल्केनिक इरप्शन को तो 3 प्रकार से हम कर सकते हैं। अगर एक्टिव वोल्केनो है तो उसके अंतर्गत जो है इरप्शन आपको पास्ट में भी हुआ होगा, वर्तमान में भी इरप्शन हो सकता है या हो रहा होगा, जैसे स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। बहुत सारे ज्वालामुखी के प्रकार हम देखते हैं, वो मैप बेस्ड लोकेशन में जाते हैं और उसमें फ्यूचर में भी जो है आपको विस्फोट देखने को मिलेगा अगर कोई एक्टिव वोल्केनो है। दूसरा होता है डोरमेंट वोल्केनो। डोरमेंट मतलब दानव टाइप, कभी भी उठ सकता है। दैट मीन्स उसमें पास्ट में जो है इरप्शन हुआ है, वर्तमान में इरप्शन अभी नहीं है और फ्यूचर में जो है कोई कुछ कह नहीं सकता, कभी भी जो है इरप्शन हो सकता है वोल्केनिक। अगला होता है हमारा एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्सटिंक्ट वोल्केनो मतलब शांत वोल्केनो, एकदम शांत पड़ा हुआ है, कुंभकर्ण की नींद सो गया है एक बार होने के बाद में। दैट मीन्स पास्ट में उसमें इरप्शन हुआ है, वर्तमान में कोई इरप्शन नहीं होगा और फ्यूचर में भी कोई संभावना उसकी है नहीं। हालांकि पृथ्वी के इंटीरियर जो है कसम खा के नहीं बैठा कि नहीं अब हम नाराज़ हैं, अब हम नहीं उठेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, फिर भी हम कह सकते हैं कि वर्तमान में फ्यूचर में जो है इरप्शन होने की संभावना कम है। तो ये हमने जो टाइप ऑफ इरप्शन जो है वोल्केनिक इरप्शन के जो टाइप हैं उसमें हमने 3 प्रकार के ये समझ लिए। उसमें भूतकाल में कब जो है इरप्शन हुआ था, वर्तमान में कैसी स्थिति है, फ्यूचर में क्या होगा। हालांकि इसके जो है मैप बेस्ड जब हम जाते हैं, अभी इतना हमारे पास समय की कमी है, हम उस चीज़ को नहीं करने, तो मैप के आधार पर हम उसके एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं कहाँ पर कौन सा किस तरह का ज्वालामुखी पाया जाता है। लेकिन इस क्लास में नहीं, वो कभी फिर करेंगे। तो आगे हम समझते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन वोल्केनिक इरप्शन का। दूसरा क्लासिफिकेशन जो है ज्योग्राफी के अंतर्गत वोल्केनिक इरप्शन का हम करते हैं, इरप्शन का नेचर कैसा था, इरप्शन किस तरीके का हुआ, सेंट्रली इरप्शन हुआ या फिर हमारा फिशर इरप्शन हुआ। चलिए इसको समझते हैं, डायग्राम की मदद से समझेंगे। मैंने ये बताया है आपको कि ये जो है पृथ्वी का हमारा क्या है, लिथोस्फीयर है, लिथ है, और ये जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो है हमारा एस्थेनोस्फीयर है, दुर्बल मंडल है। अब कन्वेक्शनल करंट जो है पृथ्वी के अंतर्गत ड्यू टू जो है हमारे एक्टिव या जो ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो जलते रहते हैं, दैट मीन्स हमेशा वो एक्टिव रहते हैं, रेडियो एक्टिविटी उनकी बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से वो अन्य पदार्थों को भी पिघला देते हैं। तो ये एक ऐसी अवस्था होती है, हमारी सेमी सॉलिड अवस्था होती है। तो यहाँ से जब लावा आंतरिक फोर्स के कारण पृथ्वी के क्रस्ट को तोड़कर बाहर आने का प्रयास करता है, जैसे ही बाहर आता है तो इसमें जो है अगर मान लीजिए ये लावा बहुत तेज़ी से बाहर आया, विस्फोट कैसा हुआ, बहुत तेज़ विस्फोट, बहुत तेज़ी के से विस्फोट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, और बहुत तेज़ी से हुआ तो बहुत ऊपर तक जाएगा, वो दूर दूर तक जाएगा, ऊंचाई बहुत अधिक होगी, इसका फैलाव जो है कम होगा, इसलिए यहाँ पर ये कोन का आकार ग्रहण कर लेता है। तो अगर विस्फोट हमारा तेज है तो हम उसे कहते हैं इरप्शन कैसा है, सेंट्रली इरप्शन है। अगर मान लीजिए लावा बाहर निकलते निकलते जो है उसने बहुत धीरे धीरे हुआ और दूर दूर तक जो है फैलता जा रहा है, इस तरीके से फैलता जा रहा है और दूर तक फैल रहा है, दैट मीन्स इरप्शन कैसा हुआ, फिशर इरप्शन हुआ। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि सेंट्रली अगर इरप्शन होगा और फिशर इरप्शन होगा तो उसकी क्या क्या कंडीशन बनती है। अगर मान लीजिए हमारा जो वोल्केनिक इरप्शन है वो सेंट्रली है तो उसमें लावा कैसा होना चाहिए, वो एसिडिक होगा। लावा कैसा होगा, लवणीय होगा। और यदि फिशर इरप्शन है, बहुत कम तेज़ी के साथ में हुआ है, विस्फोट बहुत हल्का था और दूर तक फैल जाएगा, फ्लूइडिटी उसकी बढ़ेगी, दैट मीन्स वो कैसा होगा,
बेसिक लावा होगा, क्षारीय लावा होगा। एक्सप्लोजन कैसा होगा? एक्सप्लोजन इसका विस्फोटक बहुत तेजी के साथ, और फिशर अगर इरप्शन है तो एक्सप्लोजन जो है बहुत हल्का होगा, कम होगा, विस्फोटक कम विस्फोटक होगा। और ये जो है जब हम बात करते हैं कि ये सेंट्रली इरप्शन और फिशर इरप्शन देखने को कहाँ मिलेगा, तो हम एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ते हैं जो अर्थ के इंटीरियर या जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को समझने में हमारी मदद करती है। तो उसमें दो प्रकार की प्लेट बाउंड्रीज होती है, ये मैंने पिछली वीडियो में समझाया था। प्लेट टेक्टोनिक दो प्रकार का कन्वर्जेंस होता है और डाइवर्जेंस होता है। अगर मान लीजिए दो कन्वर्जेंस में बेसिक बता देता हूँ। कन्वर्जेंस मतलब क्या? जब दो पृथ्वी की दो प्लेट एक दूसरे के पास आ रही हूँ। और डाइवर्जेंट क्या? जब दो प्लेट जो है दूर जा रही हूँ एक दूसरे से, तो इसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट, इसको कहते हैं डाइवर्जेंट। तो अगर सेंट्रली इरप्शन है दैट मीन्स वहाँ पर प्लेट क्या हुआ? कन्वर्ज हुई होंगी दो प्लेट। प्लेट दो प्रकार की होती हैं, हमारी ओशनिक प्लेट होती हैं और जो है कॉन्टिनेंटल प्लेट होती हैं। प्लेट क्या होती है ये भी पिछली वीडियो में देख लेना, समझ लेना आप, मैं उस पर नहीं जाऊँगा, वीडियो लंबा हो सकता है। और अगर मान लीजिए फिशर इरप्शन है तो वहाँ पर कन्वर्जेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ पर देखने को मिलेगा आपको डाइवर्जेंट। और लैंड फॉर्म कैसे बनेंगे? लैंड फॉर्म की बात करें, अगर सेंट्रली इरप्शन हुआ है तो यहाँ पर कोन बन जाएंगे। और अगर इरप्शन कैसा हुआ है फिशर, तो यहाँ पर आपको पठार देखने को मिल सकते हैं लैंड फॉर्म में। तो हमने जो है समझ लिया है कि जो है वोल्केनिक इरप्शन का क्लासिफिकेशन किस आधार पर और कैसे किया जाता है और उसका क्या प्रभाव होगा, ये इसकी समरी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके का, तो इसको अपने कॉपी पेस्ट करो। अब जो है हम अगर बात करें वोल्केनिक इरप्शन के प्रभाव क्या क्या होते हैं अर्थ पे, तो वोल्केनिक इरप्शन जो हम पढ़ते हैं सबसे पहला ही मैंने बता दिया था, ये जो है हमें डायरेक्ट सोर्स है। डायरेक्ट सोर्स है किसका? टू स्टडी करने के लिए अर्थ के इंटीरियर को। इससे क्या बनता है? अर्थ के ऊपर जो है, अर्थ के ऊपर आपको लैंड फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। लैंड फॉर्म कितने प्रकार के कैसे बनते हैं ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम अलग से समझते हैं, अभी हम इतनी बड़ी क्लास में नहीं समझ सकते। अगला जो है अर्थ के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा? भूकंप देखने को मिलेगा, अर्थ क्वेक देखने को मिलेगा। और क्या होता है, क्योंकि जब ज्वालामुखी उद्वेलन होता है तो उससे क्या होगा? बहुत सारी गैसें बाहर निकलती हैं, तो हमारे कहीं ना कहीं ये क्लाइमेटोलॉजी को भी, क्लाइमेट को भी जो है ये प्रभावित करता है। और साथ ही साथ क्योंकि भूकंप आएगा तो उससे हमें आगे देखने को मिल सकता है सुनामी भी आ जाए आगे चल के। तो बहुत सारे प्रभाव अर्थ के क्रस्ट पर वोल्केनिक इरप्शन के कारण देखने को मिलते हैं। मैंने कोशिश की है इस वीडियो में जो है एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाऊं। हालांकि अपने आप में वोल्केनिक इरप्शन की क्लास जो है 2 से 2.5 घंटे की ली जा सकती है, लेकिन हमारे पास वीडियो को बनाने की समय सीमा है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा डिटेल में अब नहीं जाएंगे। धन्यवाद।